सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिमानीश भट्टाचार्य VI फ्रॉम NSTIW कोलकाता और एक आर्किटेक्चरल डिजाइन एज पर म्यूनिसिपल बाईलॉज का क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूँ। लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से कैसे कोई एक फ्लोर प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस सिलसिले पे हम एक ड्राइंग बना रहे थे। हम अभी ड्राइंग पे जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक ड्राइंग आर विजिबल। हम एक ड्राइंग बनाए थे मेनली 3 रूल्स को ध्यान में रखते हुए। रूल्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे। तो मेनली 3 रूल्स को सेटिस्फाई करके एक बिल्डिंग आउटलाइन हम लोग क्रिएट किए थे। उसमें क्या था, बिल्डिंग मैक्सिमम हाइट अचीव करने के साथ साथ चारों साइड पे जो ओपन स्पेसेस है वो छोड़े थे, और हम ग्राउंड कवरेज क्या आ रहा है वो भी देख लिए थे। उसके बाद हम क्या किए थे, एज पर बिल्डिंग हाइट हम लोगों का मिनिमम स्टेयरकेस एरिया का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देखे थे। हम रूल बुक को एक बार ओपन करते हैं। स्टेयरकेस पोर्शन में जाते हैं। स्टेयरकेस लास्ट डे एकदम लास्ट में हम स्टेयरकेस ड्रॉ किए थे, जहां पे बिल्डिंग हाइट के हिसाब से स्टेयरकेस का क्या विड्थ रहेगा लैंडिंग का या फिर स्टेप्स का, वो हम इधर फॉलो किए थे। उसके हिसाब से हम स्टेयरकेस ड्रॉ किए थे। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में एक क्वेरी आया था कार पार्किंग के बारे में। तब हम बताए थे कि कार पार्किंग अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम एक चीज बोलना भूल गए उसमें, कि हम जो प्लॉट लाइन सिलेक्ट किए हैं, हम फिर से एक बार ड्राइंग में जा रहे हैं। हम जो प्लॉट सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे रोड विड्थ है 2.5 मीटर, और एज पर KMC बिल्डिंग रूल्स कार पार्किंग 2.5 मीटर एक्सेस रोड से अलाउड नहीं है। तो हो सकता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो कि कार पार्किंग हम देंगे, या फिर हमको पार्किंग चाहिए, हम किसी भी तरह गाड़ी ये रोड से अंदर लेंगे, तो वो तो श्योरली वो कर सकते हैं क्लाइंट। लेकिन हम जब सैंक्शन ड्राइंग बनाएंगे, तो सैंक्शन अथॉरिटी अगर ये रोड विड्थ पे कार पार्किंग अलाउ नहीं करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली कार पार्किंग सैंक्शन ड्राइंग पे दिखा नहीं पाएंगे। बाद में कोई एक रूम को कन्वर्ट कर लिया कार पार्किंग एज पर रिक्वायरमेंट, वो अलग बात है। लेकिन ये प्रोजेक्ट पे एक्चुअली प्रैक्टिकली हम कार पार्किंग सैंक्शन ड्राइंग पे नहीं दे सकते हैं। कार पार्किंग वाला ड्राइंग अलग से हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम ये ड्राइंग को लेके बात करते हैं। तो हम स्टेयरकेस प्रोवाइड किए हैं, जो कि वेस्ट साइड को प्रेफरेंस देके वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर पे हम स्टेयरकेस दिए हैं। इसमें स्टेयरकेस में ये हाफ लैंडिंग, ये पोर्शन हाफ लैंडिंग, ये स्टेप्स, तो उसके बाद फुल लैंडिंग। ये लैंडिंग का जो डायमेंशन है, ये हमको रूल बुक से मिला था। बिल्डिंग बाईलॉज का जो बुक है वहां से मिला था। हम चाहे तो इससे वाइडर स्टेयरकेस, अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहा,
तो हम बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये देना पड़ेगा, 1 मीटर विड्थ का स्टेयरकेस ब्लॉक देना पड़ेगा। अभी थोड़ा रूम प्लानिंग में लाइटली ध्यान देते हैं। रूम प्लानिंग यहाँ पे अलग से हम मेजर एरिया पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो सेशन ले रहे हैं ये मेनली सैंक्शन ड्राइंग के ऊपर है, और एज पर बिल्डिंग रूल्स कैसे ये ड्राइंग को प्रेजेंट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, इसमें हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी रूम प्लानिंग मतलब स्पेस प्लानिंग एक डिफरेंट चैप्टर है, जिसमें हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो ये हमारा जो मेन मैटर है सैंक्शन ड्राइंग प्रिपरेशन, यहाँ से हम थोड़ा बिछड़ जाएंगे, इसलिए हम ऑल ओवर एक प्लानिंग कर रहे हैं। रियर साइड है साउथ साइड, साउथ साइड पे हम पहले रूम देने का कोशिश करेंगे। बेडरूम, अभी बेडरूम कितना दे सकते हैं थोड़ा बताते हैं, डिस्कस करते हैं। नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्शन ऐसा रहता है कि 10 बाई 10 का घर होगा तो एक मोरलेस ठीक ठाक घर होगा, उतना ज्यादा बड़ा नहीं है 10 बाई 10 का घर, लेकिन 10 बाई 10 क्या है, 10 फीट बाई 10 फीट। नॉर्मली हम लोग ड्राइंग करते हैं मेट्रिक स्केल, मीटर मिलीमीटर पे, नेशनल बिल्डिंग कोड्स पे भी मेट्रिक यूनिट्स फॉलो करके ही पूरा बिल्डिंग कोड्स बनाया हुआ है, या फिर म्यूनिसिपल बाई लॉज में भी मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टेट्स में जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटीज है, मैक्सिमम अथॉरिटीज ही मेट्रिक यूनिट फॉलो करता है, मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब फॉलो करता है। तो हम उसके हिसाब से अगर 10 फीट देखेंगे तो 10 फीट आता है 3050 मिलीमीटर। अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो 3048 मिलीमीटर आता है, लेकिन हम फ्रैक्शन नहीं लेंगे मिलीमीटर के हिसाब से, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा राउंड फिगर में रखा जाए। तो पहले एक 10 फीट हम 3050 मिलीमीटर पकड़ के, मतलब 3050 मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर एक्चुअली ज्यादा है एग्जैक्ट 10 फीट से, हम 2 रूम बनाने का पीछे में कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना जगह आ रहा है। ऑफसेट लिया 3050, यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट से लिया, राइट से लिया तो इतना आ रहा है, बीच में इतना जगह बच गया। इसमें वॉल थिकनेस भी आएगा 125 इंटरनल वॉल। तो हम ये इंटरमीडिएट जो जगह है वो एक नैरो पैसेज है, वो हम एज ए पैसेज रखेंगे नहीं, हम रूम्स को वाइड कर देंगे, या फिर अगर देखेंगे कि स्पेस शॉर्टेज हो रहा है तो कोई एक रूम को एडजस्टेंट करके ये पोर्शन हम बैल्कनी में भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं प्लानिंग में क्या आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर किचन के लिए अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहाँ पे रोड साइड के तरफ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ पे किचन दे रहे हैं, एग्जैक्ट कॉर्नर पे नहीं, मिडिल पे प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग बीच में चेंज हो सकता है, हम अभी देख रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, एक टेंटेटिव पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। अभी हम जो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स का क्या क्या गाइडलाइन हमको देखना पड़ेगा। बेडरूम हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मिनिमम एरिया क्या है, हम चाहे तो बहुत छोटा नहीं दे सकते हैं, इसका भी गाइडलाइन रूल बुक में है, मैं दिखाता हूं। मिनिमम एरिया ऑफ रूम्स,
अभी हम कुछ डेफिनेशंस है रूम्स का, 1-2 मिनट वक्त दीजिए, हम देख रहे हैं किधर है, उधर पे रूम्स के बारे में बोला गया है। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, हम ये केएमसी बिल्डिंग रूल्स लेके पूरा जो प्लानिंग है कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया जितना भी बिल्डिंग रूल्स होगा, म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 80% मैच करेगा इससे, क्योंकि मदर बुक है नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया, उसी को फॉलो करके लोकल बॉडीज ये रूल बुक बनाते हैं। प्लिंथ है, हैबिटेबल रूम है, बेडरूम हैबिटेबल रूम के अंडर पे आता है। यहाँ पे देखिए हैबिटेबल रूम, नो हैबिटेबल रूम 106 हैबिटेबल रूम के अंडर पे हम रीड कर रहे हैं। नो हैबिटेबल रूम शैल हैव ए फ्लोर एरिया ऑफ लेस देन 6 स्क्वायर मीटर, मतलब रूम का इंटरनल एरिया होना पड़ेगा 6 स्क्वायर मीटर। नो हैबिटेबल रूम शैल हैव ए विड्थ ऑफ लेस देन 2.4 मीटर। हमको पता है विड्थ क्या है, जो कि लेंथ और विड्थ अगर किसी जगह का पकड़ ले तो डायमेंशन वाइज जो ज्यादा होता है उसको लेंथ पकड़ा जाता है, और जो कम है विड्थ पकड़ा जाता है कोई रेक्टेंगुलर एरिया का। तो विड्थ 2.5 मीटर है, मतलब मिनिमम डायमेंशन होगा रूम के अंदर का, जो रेक्टेंगुलर रूम के अंदर का वो 2.4 मीटर होगा। तो हम मिनिमम लेंथ ये 6 स्क्वायर मीटर बाई 2.4 करके देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है। कैलकुलेटर में जा रहे हैं, 6.4 per meter divided by, sorry, 6 divided by 2.4, that is 2.5। तो एज पर बिल्डिंग रूल्स क्या देखें कि हम अगर 2.4 मीटर बाई 2.5 मीटर का एक रूम कहीं पे प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बेडरूम लिख सकते हैं एज पर दिस रूल। एंड एज पर आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट 3 मीटर से कम का रूम में अगर वो स्टडी रूम रहा या चिल्ड्रन बेडरूम रहा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल बेडरूम के लिए 3 मीटर से कम रूम में हम फर्नीचर ठीक से अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो 3 मीटर से कम हम देंगे नहीं। तो हम यहाँ पे 3 मीटर 3050 मिलीमीटर फॉलो करके ड्राइंग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो रूल का पेज है इसमें और एक चीज हमको देखना है, हमें किचन प्रोवाइड कर रहे थे, तो किचन के एरिया यहाँ पे क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। किचन हैबिटेबल रूम पॉइंट्स बहुत सारा है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो एक पॉइंट को लेकर हम अगर बैठ गए तो 3-4 घंटा चला जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट किचन पे आ रहे हैं। किचन का डायमेंशन के बारे में क्या बोला गया है हम रीड करते हैं। नो किचन शैल हैव ए फ्लोर एरिया ऑफ लेस देन 4.5 स्क्वायर मीटर एंड विड्थ of less than 1.5 meter, that is also similar than the area of habitable room। एक एरिया बोला गया है जो कि 4.5 स्क्वायर मीटर होगा किचन का, और उसका मिनिमम विड्थ होगा 1.5। तो इसके हिसाब से हम अगर देखते हैं तो मिनिमम डायमेंशन ऑफ किचन क्या होना चाहिए, फोर पॉइंट फाइव divided by 1.5, 3। तो अगर कोई किचन का एरिया 4.5 होता है और उसका मिनिमम विड्थ 1.5 होता है तो लेंथ 3 मीटर होगा। ये हो सकता है कि विड्थ 1.5 से ज्यादा हो, लेकिन उसका एरिया 4.5 रहा तो लेंथ 3 मीटर से कम होने पे भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन है दो यहाँ पे, एक है एरिया, दूसरा है विड्थ। हम अगर मिनिमम विड्थ 1.5 पकड़ते हैं तो एरिया सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम लेंथ 3 मीटर होना चाहिए। अगर मिनिमम विड्थ से हम ज्यादा ले लेते हैं, हमको प्रोविजन मिलता है, तो हम अगर बाई चांस ज्यादा ले लेते हैं तो लेंथ 3 मीटर ना होने से भी चलेगा। ये हमारा प्लान के साथ कैसे कंप्लाई होगा वो देखते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं हम ऊपर पे 2 रूम ड्रॉ कर रहे थे, उसका रेफरेंस लाइन नीचे खींचा हुआ है। मतलब नीचे यहाँ पे ये पोर्शन पे चाहे तो एक बेडरूम डाल सकते हैं, प्रोविजन है। तो ये अगर यहाँ पे बेडरूम हम डालते हैं तो रोड साइड है, इसलिए यहाँ पे भी बेडरूम या लिविंग डाइनिंग एरिया जो भी है वो एक्सपेक्टेड है। लोग पूछेगा, बैल्कनी भी पूछ सकता है। तो हम अभी यहाँ पे बेडरूम एक प्रोवाइड चाहे तो करेंगे समझ के। बाकी जो एरिया है उसमें स्टेयरकेस ब्लॉक का लास्ट लाइन छोड़ के जो लाइन रेफरेंस लिए हैं उसमें क्या डायमेंशन आ रहा है एक बार देख ले रहे हैं। 1.5 मीटर से तो बहुत ज्यादा ही है, 1.9 मीटर है, 1900 मिलीमीटर, और लेंथ है 3125। तो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ किचन जो है उससे ज्यादा ही है दोनों तरफ। तो यहाँ पे किचन प्रोवाइड हो सकता है। हम क्यों एरिया मैच करके करके ही बिठाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत छोटा लैंड होगा तो उसमें बिल्डिंग बन नहीं पाता है। बन क्यों नहीं पाता है? इसका कारण है मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट देके मिनिमम जो फैसिलिटी है किसी भी हैबिटेबल यूनिट का, मतलब रहने के लिए बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, डाइनिंग चाहिए, टॉयलेट चाहिए, और फ्लोर अप डाउन करने के लिए स्टेयरकेस भी चाहिए। तो ये सब देने से ही एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लानिंग होता है। मैं छोटा बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट हम लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लैंड बहुत छोटा हो तो हम रूम्स को बहुत छोटा छोटा करके 4.5 स्क्वायर मीटर से कम एरिया वाला कोई रूम को हम एज ए किचन लिखते, ऐसा होगा नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉलो करने के बाद जो एरिया हमको हम दे सकते हैं उसी में हम वो रूम को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी बेडरूम का और किचन का एरिया हम बताएं, ऐसे ही टॉयलेट, वाटर क्लोसेट्स, लिविंग डाइनिंग एरिया, ये सभी का एक मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एरिया अगर मैच नहीं करेगा तो वो रूम को हम वो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किचन बन सकता है। बाकी एरिया क्या क्या रह रहा है, इतना सारा एरिया है, उसमें हमको क्या प्रोवाइड करना है। 2 बेडरूम इधर प्रोवाइड हो सकते हैं, हम एक रफली देख लिए। और हमको क्या देखना पड़ेगा कि टॉयलेट्स, अभी अटैच टॉयलेट और कॉमन टॉयलेट जो है ये नॉर्मली लोग एक बिल्डिंग में एक्सपेक्ट करते हैं। सिंगल टॉयलेट इन 1 फ्लोर लोग अभी पूछते नहीं है, क्योंकि जब काम के टाइम रहेगा तब सब लोग टॉयलेट पे ही जाके दरवाजा खटखटाते हैं। और भी रीजन है, जैसे कि घर में अगर कोई बुजुर्ग आदमी रहा तो वो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर से निकल के टॉयलेट में ना जाए, अटैच्ड एक टॉयलेट रहे उनके साथ। तो 2 टॉयलेट, या अगर एरिया बहुत छोटा रहा तो 1 टॉयलेट 1 वाटर क्लोसेट, WC जो बोलते हैं, वो अभी रिक्वायरमेंट में है। राइट साइड है वेस्ट साइड, हमें जो लग रहा है हम इधर पे टॉयलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 टॉयलेट का एरिया शायद आएगा नहीं, एक टॉयलेट एक वाटर क्लोसेट बन सकता है, देखते हैं। तो बाकी जो एरिया रहा तो फिर इधर भी एक रोड साइड को ध्यान में रखते हुए इधर एक रूम भी बन जाएगा, क्योंकि ऊपर का रेफरेंस लाइन देके हम देखे हैं कि हाँ बन सकता है। किचन और थोड़ा छोटा हो सकता है, 1.5 मीटर, मतलब 1500 मिनिमम विड्थ का रिक्वायरमेंट है, 1900 है। हम अभी तक बैल्कनी प्रोवाइड नहीं किया। बैल्कनी के लिए हम एक काम करते हैं, बैल्कनी के लिए
हम स्टेयरकेस का ये लाइन को रेफरेंस ले लेते हैं और मेरा रेसिडेंस थोड़ा नॉइजी एरिया में है, तो हो सकता है कि एक्सटर्नल कोई साउंड थोड़ा बहुत आ जाए, तो आप थोड़ा वो एडजस्ट कर लेना सब लोग, रिक्वेस्ट है। हम एक बैल्कनी प्रोवाइड किया, स्टेयरकेस का ये लाइन को फॉलो किया, फॉलो करके रूम बनाया और बैल्कनी प्रोवाइड किया। ये चीज हर वक्त ध्यान में रखना है कि हमको वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहाँ पे क्या किया है, नोटिस कीजिए, इसको सबमिशन के टाइम पे देखा जाता है और प्रैक्टिकली ऐसा करना भी चाहिए। जब यहाँ पे बैल्कनी प्रोवाइड किया तो इधर का वॉल जो है वो एक्सटर्नल वॉल बन गया। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि वो 125 थिकनेस का वॉल कर देते हैं। 125 थिकनेस का वॉल ये होगा नहीं, क्योंकि ये अभी एक्सटर्नल वॉल बन गया। बैल्कनी तो ओपन रहता है क्लाइमेट में, तो वेदरिंग का जो इफेक्ट है ये वॉल पे होगा। तो ये 200 थिकनेस का वॉल होगा, जो कि हम लास्ट डे बताए थे कि एक्सटर्नल वॉल्स हम 200 मिलीमीटर थिकनेस का पकड़ रहे हैं और इंटरनल वॉल 125 मिलीमीटर थिकनेस का पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बच गया दो रूम। तो एक्चुअली ये बीच का लाइन नहीं ले रहा है हमें। हमें काम करते हैं, ये 1900 जो है इसको थोड़ा कर देते हैं, 300 मूव कर देते हैं, 1600 हो गया। 1500 तक किचन हम बना सकते हैं। तो क्या हुआ, अभी किचन मिनिमम रिक्वायरमेंट मैच कर गया और बेडरूम थोड़ा बड़ा हो गया। 3350 बाई 3125। सैंक्शन ड्राइंग जब होगा तो कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से सब मेट्रिक यूनिट मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन जो मेन प्लॉट लाइन है, प्लॉट लाइन जो है इसमें मेट्रिक यूनिट और आर्मस्ट्रांग यूनिट मतलब फीट इंच ये दोनों ही रहना पड़ता है। इसका क्या रीजन है? रीजन है कि अभी तक जितना भी पुराने दलीलें हैं जिससे काम हो रहा है उसमें फीट इंच पे ही डायमेंशनिंग दिया हुआ था साइट में, प्लॉट लाइन पे। तो उसको मतलब कंपेयर करने के लिए हम लोग को मेन साइट का जो बाउंड्री वॉल का डायमेंशन है उसमें मेट्रिक और फीट इंच दोनों यूनिट का जिक्र रखना पड़ेगा। हम दिखाते हैं एक सैंपल साइट प्लान। ये एक सैंपल साइट प्लान है, कोई क्लाइंट लाके दिए थे। तो इसमें देखिए 41 फीट ऊपर में है, लेफ्ट में है 52 फीट 3 इंच, ऐसे एक और भी डायमेंशन है, ऐसे एक साइट प्लान है जिससे इन फ्यूचर ड्राइंग प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो डीड है, दलीलें हैं, उसमें पुराना रेफरेंस पे फीट इंच का यूनिट चलता आ रहा है। वेस्ट बंगाल में
स्मॉलर यूनिट्स जो डीड में है वो फीट इंच पे रहता है। उससे हायर यूनिट है छटक बोला जाता है, बंगाल में ये टर्म यूज होता है। 45 फीट स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 छटक माना जाता है। उसके ऊपर का यूनिट होता है काठा। 16 छटक में 1 काठा होता है। उसके ऊपर होता है बीघा। 20 काठा में 1 बीघा होता है। उसके ऊपर होता है एकड़। 1 acre is equal to I think 5 बीघा। I cannot remember right now। बहुत बड़ा एरिया है। तो जो भी है, ऐसे ही यूनिट्स डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से फॉलो किया जाता है, जो कि फीट इंच से ही डिराइव्ड होके होता है। उधर मेट्रिक यूनिट्स का एंट्री पहले नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी ऑल ओवर इंडिया में नेशनल बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करते हुए सब कुछ मेट्रिक यूनिट्स पे ही सैंक्शन ड्राइंग्स का काम मेजर जगह पे होता है। तो इसलिए हमको डीट का प्लान को मैच करके मेट्रिक में ड्राइंग करना है, तो डीट में जो ड्राइंग का रेफरेंस में डायमेंशन और एरिया का जिक्र किया गया है, वो पैरेलली हम लोगों का ड्राइंग में भी रखना पड़ेगा फॉर रेफरेंस, फॉर कंपैरिजन रखना पड़ेगा। तो हम अभी फिर से ऑटोकैड ड्राइंग पे लौट के जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, रूम को थोड़ा बढ़ा दिए। अभी ये रूम का वॉल का लाइन पे ही हम ये रूम को भी, 2 रूम को जो पार्टीशन वाल है वो रखेंगे। ये रूम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। हो सकता है कि ये रूम को हम मास्टर बेडरूम बना दें, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक को हम रखने के लिए सोचे हैं। तो इसका एडजेसेंट एक वाटर क्लोसेट दे पाएंगे। मैं जो देख रहा हूँ कि हो जाएगा। वाटर क्लोसेट और टॉयलेट का एरिया हम अभी रूल बुक पे जाके चेक करके देखेंगे कि क्या हम दे रहे हैं और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये जो है 2 मीटर विड्थ, इधर वाटर क्लोसेट देंगे। हम टेक्स्ट लिखेंगे बाद में, पहले डायमेंशनिंग करके प्लान को थोड़ा फाइनलाइज कर ले। और यहाँ पे है 1625, ये कॉमन टॉयलेट होगा और ये अटैच्ड होगा, अटैच्ड WC, नॉट टॉयलेट। टॉयलेट तभी लिख सकते हैं जब टॉयलेट का एरिया दे पाएंगे। तो देखते हैं इधर क्या एरिया रिक्वायरमेंट है टॉयलेट का और क्या हम दे रहे हैं। ये वॉल लाइन्स को हम क्यों चाह रहे हैं कि फॉलो हो, क्योंकि बाद में हमको कॉलम भी बैठाना है। कॉलम हम लोग जब ड्राइंग करेंगे तो बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का नॉलेज हम लोगों को धीरे धीरे काम करते करते हो जाएगा। इनिशियली हम लोगों का उतना नहीं होता है, बाद में काम करते करते हो जाता है कि कितना स्टोरी बिल्डिंग में नॉर्मली कॉलम साइज कितना होने से काम चल जाता है। ये सब कॉलम हम लोग ही प्रोवाइड करके भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से वेरीफाई कर लेते हैं। बिग प्रोजेक्ट में हम कॉलम का पोजीशन दे देते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही फाइनलाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ कॉलम बैठेगा। हम एक टेंटेटिव पोजीशन दे देते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत थंब रूल मेंटेन होता है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। कॉलम हम बाद और थोड़ी देर बाद कॉलम देखेंगे। शायद आज कॉलम हम नहीं बिठाएंगे क्योंकि टाइम खत्म होने को जा रहे हैं। हम आज क्लास थोड़ा लेट से चालू कर पाए थे क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू था निमी की तरफ से। तो ये अभी टॉयलेट का एरिया हम चेक कर लेते हैं कि हम जो दे रहे हैं उसमें टॉयलेट आ पाएगा या नहीं, और फिर हम डिस्कशन सेशन में चले जाएंगे क्योंकि हाथ में ज्यादा टाइम आज नहीं बचा है। टॉयलेट का एरिया, हैबिटेबल रूम और किचन हम डिस्कस किए। इसके बाद टॉयलेट्स, पैंट्री। पैंट्री क्या होता है? पैंट्री होता है छोटा किचन जहां पे नॉर्मली खाना गर्म किया जा सकता है या फिर सेमी कुक्ड फूड जो है
उसको थोड़ा प्रिपेयर किया जाता है, मतलब नॉट फुल किचन, आप बोल सकते हैं हाफ किचन या फिर बहुत छोटा किचन, ये आप बोल सकते हैं। तो पेंट्री अभी तो ये फ्लोर प्लान पे पेंट्री है नहीं, तो पेंट्री के डिटेल बाद में होगा। अभी जो है बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट जो हम दे रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, नो बाथरूम शैल हैव ए फ्लोर एरिया ऑफ लेस देन 1.8 स्क्वायर मीटर, ए विड्थ less than 1.2 meter and height less than 2.1 मीटर। देखिए यहाँ पे टॉयलेट का हाइट 2.1 मीटर होने से भी चलेगा बोला गया है। हम फर्स्ट डे जब बिल्डिंग बाईलॉस डिस्कस किए थे तभी बोले थे कि लॉफ्ट, टॉयलेट के ऊपर लॉफ्ट प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वेंटिलेशन वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन रहता है नॉर्मली, और टॉयलेट में उतना हाइट में कुछ करने को होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टॉयलेट के ऊपर आप लॉफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका एक इनडायरेक्ट डायरेक्शन इधर दिया हुआ है कि टॉयलेट आप 2.1 मीटर हाइट देने से भी टॉयलेट बन जाएगा। तो उसका ऊपर का पोर्शन में आप स्लैब रख के वो स्टोरेज यूनिट बना सकते हैं जो कि लॉफ्ट बोला जाता है। ठीक है, वो अलग बात है। अभी टॉयलेट का एरिया लेके हम डिस्कस कर रहे थे, तो एरिया 1.8 स्क्वायर मीटर एंड विड्थ लेस देन 1.2 मीटर होगा नहीं। और क्या है उसके साथ देख लेते हैं वाटर क्लोसेट का एरिया, नो वाटर क्लोसेट, पॉइंट नंबर 2, नो वाटर क्लोसेट। अच्छा हाँ, टॉयलेट में और एक बात, प्रोवाइडेड दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट, मतलब बाथ एंड पैन दोनों ही रहेगा, तो उसका एरिया होगा 2.6 स्क्वायर मीटर। हम लोग एक्चुअली कॉम्पोजिट टॉयलेट ही देते हैं जहाँ पे टॉयलेट लिखते हैं, तो एरिया हम लोग को होना पड़ेगा टॉयलेट का 2.6 स्क्वायर मीटर एंड 1.2 मीटर विड्थ रहना पड़ेगा टॉयलेट का, तभी हम वो रूम को एज ए टॉयलेट लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अभी वाटर क्लोसेट ओनली पैन रहेगा जिसमें वाटर क्लोसेट, नो वाटर क्लोसेट shall have a floor area of less than 1.2 square meter and a width less than 1 meter। तो हम टॉयलेट का जो जोन सिलेक्ट किए हैं उसमें हम देखते हैं क्या 2 टॉयलेट हो सकता है, वो पहले देखते हैं, क्योंकि 2 टॉयलेट होने से हम बेटर फैसिलिटी क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाएंगे rather than 1 toilet and 1 WC। 1625 पहले ये रूम का एरिया को देखते हैं। 1.3 मीटर दे दिया, टॉयलेट में 1.2 मीटर मिनिमम है, और एरिया चेक करते हैं, ये आया 2.6 एग्जैक्टली 2.6 है। हम रूल बुक में क्या देखे थे कि टॉयलेट का एरिया होना पड़ेगा 2.6, मतलब वो टॉयलेट बन सकता है। तो क्या हुआ, ये अटैच टॉयलेट बना ये एरिया, और ये उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो नेचुरली टॉयलेट का एरिया तो है ही इसमें भी, ये कॉमन टॉयलेट बना। तो हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड किए। 2 बेडरूम प्रोवाइड किए, नेचुरली ये रूम सबसे बड़ा है और इसका अटैच्ड एक टॉयलेट है, तो ये मास्टर बेडरूम बनेगा। उसके बाद है कॉमन टॉयलेट, इधर एक टॉयलेट बेडरूम है, उसके साथ रोड साइड पे एक बैल्कनी है। हम अगर चाहे, अगर रिक्वायरमेंट रहा तो ये वॉल को सेम वॉल लाइन पे ना रख के और भी थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करके मास्टर बेडरूम के साथ एक बैल्कनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर उनका ऐसा रिक्वायरमेंट रहा तो। उनको रिक्वायरमेंट अगर वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि आर्किटेक्ट जो डिजाइन करेगा हाँ वही ठीक है, तो हम ये प्लानिंग के लिए यहाँ पे बैल्कनी नहीं दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल वॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्स एंड स्टेयरकेस हम रेडी किए हैं। इसमें डोर्स विंडोज बहुत कुछ बैठेगा, और ये जो एरिया है ये लिविंग डाइनिंग एरिया बीच में खुला छोड़ दिया है। ठीक है, आज मैं प्लानिंग का इतना ही टास्क जो है कंप्लीट करता हूं, और इसके बाद हम डिस्कशन सेशन, अभी नियर अबाउट 5 मिनट्स बाकी है, तो डिस्कशन सेशन में हम जा रहे हैं।
हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको जो पूछना है वो अपना ऐप पे या कंप्यूटर या लैपटॉप पे देखिए रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन आता है, उसमें थोड़ा क्लिक करके रखिएगा। हम उनका वॉइस को अनम्यूट करके उनसे क्वेरी पूछेंगे। हाँ तानिया। হ্যাঁ স্যার, ব্যালকনির ওই থিকনেসটা কি ছিল? ব্যালকনির জায়গাটায় আলাদা একটা দিয়েছেন। थिकनेस क्या था? बैल्कनी का जो एक्सटर्नल वॉल है वो 75 मिलीमीटर थिकनेस हम दिए, क्योंकि नॉर्मली बैल्कनी में रेलिंग रहता है और अगर गार्ड वॉल भी रहता है तो वो 75 वॉल थिकनेस से काम हो जाता है, इसलिए हम उसको 75 थिकनेस दिए। बैल्कनी का भी एक मिनिमम विड्थ नॉर्मली रखना पड़ता है, तो वो विड्थ वहां पे कवर्ड है, वो ज्यादा ही है, इसलिए उधर मैं विड्थ के बारे में बोला नहीं। ওকে। এন্ড স্যার, যেটা বলেছিলেন 6টাকে রিলেশন, মানে ওই 6টা কাঠা, ওটা আরেকবার বলবেন? কত 6টাকে ইকুয়াল টু কত কাঠা? स्क्वायर फीट 45 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 छटाक, CHATAK इसका स्पेलिंग। बहुत सारे लोग CHITAK भी लिखते हैं। ओके। और 16 छटक इज इक्वल टू 1 काठा, KATHA। ये काठा छटक ये जो फॉर्म है ये कुछ कुछ जोन में फॉलो होता है, वेस्ट बंगाल का मेजर जोन में ये यूनिट का नाम से फॉलो होता है। मैं सुना हूं कि बिहार और यूपी साइड में दूसरा कुछ यूनिट ऐसे फॉलो होता है, जिसका बेसिकली आप ब्रेकअप करेंगे तो वो फाइनली स्क्वायर फीट के तरफ जाएगा, मतलब स्क्वायर फीट यूनिट से रिलेटेड है ये सब यूनिट। ओके। और किसी को कोई कुछ पूछना है तो काइंडली रेज हैंड बोल के जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा आप क्लिक कीजिए, हम उनका साउंड ऑन कर देंगे और क्वेरी पूछेंगे। दीक्षा। স্যার ব্যালকনির যে ওয়ালটা রয়েছে ওটা তো ওটা 75 এর ওয়াল, এজ আ এক্সটার্নাল ওয়াল 75 এর ওয়াল হবে। बैल्कनी वॉल इज नॉट एक्सटर्नल वॉल, बैल्कनी का जो इंटरनल वॉल है जो रूम्स के साथ है वो हो जाता है रूम्स का एक्सटर्नल वॉल। बैल्कनी में वो एज ए गार्ड वॉल और पैरापेट वॉल बोल सकते हैं उसको, मतलब एज ए कवर्ड वॉल काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका हाइट नॉर्मली होता है 1 मीटर टू 1.3 मीटर। हाई राइज बिल्डिंग में 1.3 मीटर या उससे भी ज्यादा 1.5 मीटर में भी कभी कभी ये गार्ड वॉल रहता है। ये मेन कंस्ट्रक्शन वॉल है नहीं, इसलिए इसको इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसा वॉल बोला नहीं जाता है, इसको गार्ड वॉल बोला जाता है या फिर पैरापेट वॉल बोला जाता है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मेघा। স্যার বলছি যে পেন্ট্রি মানে কি বুঝলাম না, ওইটা আছে ওটা দেখলাম, কি কাজ বা কি ইউজ করতে हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है স্যার। हेलो, बोलो। हेलो। হ্যাঁ স্যার বলছি পেন্ট্রি মানে কি বুঝলাম না, বইতে দেখলাম। बाद में डिस्कस करेंगे। वो एज ए होल बता सकते हो वन वर्ड में छोटा किचन। पूरा किचन का अरेंजमेंट उधर नहीं होता है, खाना गर्म करना, चाय कॉफी बनाना, स्नैक्स रखना, वो एक सेमी किचन या हाफ किचन ऐसा कुछ सोच सकते हो। छोटा किचन, उसका एरिया अलग होता है, उसमें फुल कुकिंग अरेंजमेंट वॉशिंग अरेंजमेंट फुल नहीं रहता है, बहुत मिनिमाइज्ड फॉर्म है किचन का। ओके, नेक्स्ट। और कोई? मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो गया और किसी को कुछ क्वेरी है भी नहीं, तो ठीक है, हम आज का क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे और इस क्लास का नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा
कि फ्लोर प्लान्स कैसे कंप्लीट किया जाता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी होता है, क्या क्या डायमेंशनिंग जरूरी होता है, और क्या क्या दूसरा तीसरा रिक्वायरमेंट्स भी है फ्लोर प्लान कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।